यूएन में चले गए। और यूएन में क्या जाने की जरूरत है? यूएन में जाकर उन्होंने ये नहीं किया हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया 1948 में, और ये यूएन ये सिरदर्द बन गया है। यदि सरदार पटेल को जैसे जूनागढ़ में या इसमें हैदराबाद में छोड़ते तो कश्मीर की समस्या बिल्कुल नहीं होती। लेकिन उस समय सरदार को बताए बिना, सरदार की तबीयत भी उस समय बिगड़ी हुई थी, उन्होंने बताए बिना मैंने खुद जब मैं मिनिस्टर बना तो इस फाइल को मंगवाई और देखा कि कोई कैबिनेट रेजोल्यूशन नहीं है यूएन जाने के लिए। मैं अभी पिछले साल मई मास में मैं कश्मीर गया था, तो लाल चौक में जहाँ कोई नहीं सभा कर सकता है, ख़ास तौर पर हम बाहर से, कश्मीर के बाहर से जो आए हुए लोग, उनको तो करने नहीं थे, उनको हमने कर दिया, हो भी गया। तो बाद में पत्रकार मिले, उन्होंने कहा कि ये प्लेबिसाइट के बारे आपको क्या कहना है? मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन में तो कोई जिक्र नहीं है, इन्हें जवाहरलाल नेहरू का आश्वासन है। तो मैंने कहा फिर जवाहरलाल नेहरू से जाकर पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? तो उन्होंने कहा कि अब जाकर हम जवाहरलाल नेहरू को कैसे मिल सकते हैं, उन्हें टेररिस्ट से बात करो, वो पहुंचा देंगे आपके उनके पास। मैं इसीलिए इस शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी उस समय, अब तो विलय हो गई है बीजेपी से, हमारी तगड़ा एक जनता पार्टी की यूनिट थी, उसमें सब मुसलमान थे कश्मीरी, और वहाँ वो लोग हमें यही कहते थे कि टेररिस्ट क्या कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ना 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 कह के आखिर में हाँ कहेगी, पाकिस्तान के लिए ना 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 कहकर हाँ हो गया, कश्मीर के लिए भी ना ना कह के हाँ होगा, और इस बीच में कोई पटगांवकर चले गया, कोई प्रशांत भूषण चले गया, तो कश्मीर तो पाकिस्तान को देना चाहिए। तो एक उलझन है उनके दिमाग में, और टेररिस्ट उनको कह रहे हैं खबरदार, एक दिन ये झुकेगा हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान जब झुकेगा हम लोग इसको लेंगे, फिर तुम लोगों की पिटाई करेंगे। एक आतंक फैला हुआ है आज तो हमारे लिए कि कश्मीर के लिए समस्या और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, वो 100% तालिबान की मर्जी से आया है, और ये तालिबान से इधर उधर नहीं हो सकता। उनका वो एक क्रिकेटर था इमरान खान, वो तो गुलाम हो गया है। अब ये वहाँ पाकिस्तान में वातावरण बन गई कि तालिबान आने वाली है, और तालिबान अफगानिस्तान में भी आएगी यदि अमेरिका छोड़ के चल जाएगी। अमेरिका कभी भी जा सकती है। अच्छी बात है कि अब हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री कभी फैसला तो नहीं ले सकते, परंतु इसमें धक्का धुक्का देकर हम लोग अब अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, रहस्य बातचीत। हमें तो अफगानिस्तान को बचाना है। ये तो हमारा इलाका था एक ज़माने में, गंधारी, शकुनी सब यहाँ ही गए। अफगानिस्तान में कोई शकुनी बाकी नहीं है। तो ये जो यदि तालिबान कब्जा करेगी तो आपको ये जो सिरदर्द पैदा करके गए हैं जवाहरलाल नेहरू, जो सरदार पटेल को अपना काम पूरा करने नहीं दिया, वो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा करेगा। तालिबान ने क्या कहा है, मैं सरदार पटेल से थोड़ा हट के बोलूँगा एक बात जो आपको जानना चाहिए। तालिबान ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हिंदुस्तान इस्लाम का अधूरी इतिहास है। माने क्या?
कहते हैं ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियंस थे, जिनको आप लोगों ने, गुजरातियों ने पारसी बना के इनका पूरा शरण दिया। हमने जाकर, यानी ये तालिबान की शब्द हैं, हमने जाकर ईरान की कब्जा की और ईरान को 15 साल में 100% मुसलमान बना दी। बगल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, उसको हमने 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। और इजिप्ट को हमने 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। यूरोप को क्रिश्चियंस ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान ने राज किया, 200 साल क्रिश्चियन ने राज किया, तब भी 80% हिंदू कैसे हैं? इसलिए अधूरा इतिहास है। वो तो लड़ने के मूड में। तो हमें आज सरदार पटेल की ये याद आती है कि यदि उनको खुला हाथ में छूट होती तो कश्मीर की समस्या आज नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ, कुल मिलाकर ये सब लोग ज़्यादातर सरदार के बारे यही कहते हैं कि उन्होंने देश की नक्शा को ऐसे बनाई है कि जो आज भारत माता के रूप में हम देख सकते हैं। अभी इसमें ये अधूरा है, अखंड नहीं है, परंतु आज जो है इसको बड़ा देश के रूप में, यही सरदार पटेल की भाषण में अभी कलकत्ता में हमने सुना है। तो नंबर 1 ये कि वो नहीं होते तो उनके जगह कौन ले सकता था? जवाहरलाल नेहरू तो नहीं ले सकता था, वो तो इसको यूरोप जैसा बना देता। तो राजा जी नहीं कर सकते थे, उनके पास वो पहुंच नहीं थी देश भर की। वो जाकर कलकत्ता में हिंदी में नहीं बोल सकते, तो उनकी सीमा थी। कोई नहीं था उनके कैबिनेट में उस समय जो सरदार की जो बहुआयाम बुद्धि थी, जो कई आयाम में काम कर सकती थी, ड्राफ्टिंग में, दम देने में, यानी धमकाने में, हर विषय आयाम में वो काबिल थे। और फिर सरदार ने एक और काम किया जो कम जिक्र होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। पहले तो लोग कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। सब परंपरा अनुसार चलते हैं, वैसे ही हम भी इसमें भी चलेंगे। नो। और खुद उन्होंने चेयरमैन बने फंडामेंटल राइट्स कमेटी का। आज हमें बचाने वाला जो है, जो इमरजेंसी में भी बचाई थी, वो है हमारी मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट। खुद बने और ड्राफ्टिंग के लिए उन्होंने अंबेडकर को जिम्मेदारी दी। जवाहरलाल नेहरू को कुछ नहीं दिया, भाषण देने के लिए 1-2 मौका दिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है हमारी, इस पर बहुत कम बहस होती है। सरदार की जो देन है, दान है हमारे देश के लिए। तो ये दूसरा इश्यू है जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि सरदार ने जो कंट्रीब्यूशन किया। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सरदार नहीं होते तो क्या होता, उसके बताने के लिए उन्होंने क्या किया उसको मैं पहले बताने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। तीसरा है, तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात, सोमनाथ मंदिर। उन्होंने क्या किया, जिसको तोड़ा गया, कई बार तोड़ा गया, उसको बनाने का फैसला किया, विरोध किया जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के पास गए, और महात्मा गांधी तो बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे में मत करो, अपने आप प्राइवेटली करोगे तो करोगे। सरदार पटेल ने वही किया, सरकार से 1 रुपये नहीं दिया। बीच में महात्मा गांधी चले गए और इसकी इनॉग्रेशन की सवाल आई थी, तब राजेंद्र प्रसाद को लिखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम सेक्युलर देश हैं, इसीलिए आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और आकर इनॉग्रेशन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में आकर उन्होंने किया था। ये एक तो चिन्ह बन गया है
हमारे देश में इसके बारे अन्य जगहों के बारे भी सोचना है। मैं सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन लंच में ले गए, तो मैंने एक पेपर कटिंग लेकर उसको दिखाया। मैंने कहा कि आपने एक मस्जिद को तोड़ दिया है। मैंने कहा हमने मस्जिद तोड़ते रहते हैं। मैंने कहा मस्जिद तोड़ते रहते हैं? हाँ। मैंने कहा ये तो वो मस्जिद तोड़ा है जिसका नाम है बिलाल मस्जिद, ये मक्का में जहाँ पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ते थे, उसको तोड़ दिया। तो उसका क्या है? मैंने कहा कि कई आर्कियोलॉजिस्ट ने हल्ला किया था, तब हमने कहा कि ये जो लोग हल्ला करते हैं कि इस मस्जिद को बचाना है क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ते थे, तो ये मूर्ति पूजा के शिकार हो गए, ये इस्लाम का खिलाफ। तो मैंने कहा फिर मस्जिद का स्थान क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरेबिया में हमारी शरीयत के अनुसार मस्जिद एक नमाज पढ़ने का जगह है, ये धार्मिक स्थल नहीं है। अब सरदार पटेल ने क्या कहा था सोमनाथ के बारे उस समय, कि जब एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाती है तो भगवान खुद विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर मेरा बना हुआ तुम्हारा बना हुआ नहीं है, मंदिर भगवान उसकी मालिक है, हम ट्रस्टी हो सकते हैं। और इसीलिए सोमनाथ सदा के लिए मंदिर रहेगा। इसी आर्ग्यूमेंट को मैंने यूज किया जब मैं लॉ मिनिस्टर था 91 में। तब एक नटराज शिव भगवान तांडव में उसकी बड़ी मूर्ति किसी किसान को मिल गई। वो जमीन इन्हें हल चला रहा था तो लोहा से टक्कर हुई, तो उसने देखा तो उसको निकाला बाहर, तो देखा इतनी बड़ी शानदार नटराज है। बगल में एक मंदिर था जो उसमें कोई पूजा वूजा नहीं होती थी, ताला लगती थी, घास उगे हुए थे। तो इसने सबको बताया, तो ये स्मगलर्स जो होते हैं उनको खबर आई, तो वो आए, कहा कि देखो 25,000 रुपये ले लो, ये हमें दे दो, तुम क्या करोगे, कहाँ रखोगे? उन्होंने 25,000 के लिए दे दिया। इसको लेकर लंदन स्मगल करके ले गए और वहाँ उन्होंने नीलाम करने के लिए 5 करोड़ के लिए नीलाम लगा दी। तब मैं मंत्री बना। इसके पहले वीपी सिंह की सरकार थी जो गिर गई थी, उसके पहले राजीव गांधी थी। तो राजीव गांधी ने मुझे कहा ये जब मैं प्राइम मिनिस्टर था ये आया था, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने देखा कि ये नीलाम होने वाला है, तो हमने अपने वकीलों को भेज करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केस दिलवाया और हमने तर्क ये दिया है कि ये हो सकता उनकी तरफ से तर्क था जिन्होंने स्मगल करके ले गए कि हमने तो इसको ख़रीदा है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको नीलाम करेंगे तो कौन रोक सकता है। हमारी आर्गुमेंट थी कि मंदिर में से निकाला गया, उस मंदिर में कोई आर्गुमेंट दें कि इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कभी कोई कारण नहीं है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा से मंदिर बन गई तो वो सदा के लिए मंदिर है और इसीलिए ये जो मूर्ति है ये उस मंदिर का है, इसको हिंदुस्तान आना चाहिए। और मैंने सोमनाथ की भी जिक्र इसमें दिलवाई थी। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फैसला है कि मंदिर सदा के लिए मंदिर है। यदि प्राण प्रतिष्ठा पूजा के आधार पर बनी जाएगी, इसको वापस करो और उस नटराज को वापस लाना। सोमनाथ आपने बना ली, परंतु मैं कहता हूँ कि किसी मज़हब का हम कभी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि सब मज़हबों से भगवान प्राप्त हो सकता है। एकमात्र धर्म दुनिया में है वो है हिंदू धर्म, जो कहती है कि सब धर्मों से भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो मंदिर, जो बाकी मंदिर हैं, राम का हो, विश्वनाथ का हो, कृष्ण भगवान का हो वृंदावन में, ये सारे मंदिरों के लिए जिस प्रिंसिपल आपने सोमनाथ बनाई वही प्रिंसिपल पर देश भर में बननी चाहिए।
इसमें हमें मुसलमान के जो पंडित हैं या उनके जो मौलाना हैं उनकी सहयोग से, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अपने हाथों से कानून को तोड़ना वो कभी हम सहन नहीं कर सकते, परंतु बातचीत से, भाईचारा से, उसी प्रिंसिपल पर जो सरदार पटेल ने दिखाई हुई रास्ता, उस पर हमें ये मंदिर दोबारा राम जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में और काशी विश्वनाथ में दोबारा बनाना चाहिए। अब बात आती है कि कोई और ऐसा कर सकता, तो मैंने जवाब दे दी। पर सरदार पटेल की क्या वो विशेष गुण थी? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक मशहूर वकील थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने छोड़ दी, नहीं तो वो मैंने सुना कि अहमदाबाद के क्लब में बड़े अंग्रेज बन करके वो ताश खेलते थे सब। ये जो वकील का जीवन है, पैसा कमाओ और फिर शाम को क्लब में जाओ, ऐसे थे। बट महात्मा गांधी ने उन्हें प्रभावित किया था, परंतु वो जो उनको ज्ञान मिली उसको पूरा यूज़ किया। दूसरा, मैंने कहा कि बरदौली के कारण और अन्य किसानों के संगठन के कारण, आंदोलन के कारण उनको सारा देश में एक आधार मिल गई, किसानों के आधार मिल गई, जिसके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। तीसरा है कि चरित्र था उनमें, त्याग की बात की गई, परंतु चरित्र दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत चरित्र होता है और एक राष्ट्र चरित्र होता है। राष्ट्र चरित्र वो होता है जब आप अपने राष्ट्र के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार और राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। व्यक्तिगत चरित्र मैं बहुत लोग जानता हूं, परंतु उनके पास राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास व्यक्तिगत चरित्र बहुत है, अच्छे आदमी हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं है। दुनिया भर के गलत कामों के लिए वो देखते रहते हैं, कोयला का घोटाला, 2G का, सबका। ये जो मिलन है राष्ट्र चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र, ये अति आवश्यक है। मैं अच्छा हूं पर्याप्त नहीं है, मैं समाज के लिए अपनी चरित्र का फायदा दूंगा, ये जो निर्माण, ये जो संकल्प है, ये बहुत अति आवश्यक, वो उनमें था। प्रधानमंत्री पद छोड़ दी, जिद करते तो बन सकते थे, परंतु महात्मा गांधी को लीडर मान लिया था, महात्मा गांधी ने कहा मान लिया। तो ये राष्ट्र चरित्र। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री नहीं थे, बहुत सालों के लिए भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन सरदार का नाम हर साल चमकते जा रहा है। और जिन लोग 17 साल प्रधानमंत्री थे, उनका कद हर साल घटते जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो ये पद की आशा करते हैं, वो पद प्राप्त करने के बाद कम समय में आप जो भी करना देश के लिए कर सकते हैं। जो लंबे काल के लिए मुझे प्रधानमंत्री रहना है, प्रधानमंत्री रहना है, यह आवश्यक नहीं है। इनकी जीवन से यह हम सीखते हैं। तो मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल की जो संगठन में जो उनकी दिलचस्पी थी, उस कारण से कांग्रेस पार्टी बनी। गुजरात को बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद सारा देश भी बनाया। उन्होंने जब राष्ट्र हित का सवाल आया, अपना संगठन को उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। ये आपने थोड़ा कुछ सुना था कलकत्ता का भाषण, उसमें उन्होंने क्यों कलकत्ता में भाषण दिया? क्योंकि हिंदुओं की मारकाट हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, जो आजकल बांग्लादेश का, तो कोई नहीं रोक सका। कितनी अपील हुई जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, आचार्य कृपलानी से, जयप्रकाश नारायण से, कोई सुनना नहीं चाहिए। वो गए थे कलकत्ता, भाषण में कहा कि ये रुकना चाहिए, तुम रोकना नहीं जानते हो तो हम आकर आपके लिए रोक कर देंगे। ये जो चेतावनी उन्होंने उस भाषण में दी, उस कारण से बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की जो नरसंहार हुई थी, रुकी। तो ऐसे ऑल राउंडेड पर्सनालिटी
के विकल्प ढूंढना मुश्किल है। वो कोई देवताओं की जो फैसला है, उस देवताओं के फैसला के कारण या निर्णय के कारण हमारे देश में आए हैं। एक संदर्भ में देश को दिशा देकर फिर चले जाना। तो इसीलिए यदि कोई ये कहें कि सरदार के बिना क्या देश की होती, देश तो होता ही नहीं, ये देश होता ही नहीं है। ये तो यूरोप जैसा होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हुए आपस में लड़ रहे। ये जो उन्होंने जोड़ी अपने संस्कृति के आधार पर, उस कारण से हम एक हैं। सोवियत यूनियन 16 देशों में आज टूट गया। आज सोवियत यूनियन है ही नहीं। मुझे कम्युनिस्ट पहले कहते थे कि सोवियत यूनियन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अब तो कम्युनिस्टों को हम कह सकते हैं अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है। युगोस्लाविया का 4 टुकड़ा, पाकिस्तान का 2, इंडोनेशिया का 2, कितने देश टूट गए। और हमारे देश के बारे में भविष्यवाणी होती थी कि हम टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।